Hello learners, in this video we will discuss about the structure of a C program, character set in C, variables in C language. Before moving, let's have a quick revision of what we have learned in the previous video. In the last video, we discussed about the introduction, features and application of C language. अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है, I recommend you check it out first for the better understanding. Let's have a quick recap. In Introduction of C Language, we have learned that C was developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Labs in 1972 and was initially developed for designing Unix, and later on it became a general purpose language. Then in history, we discussed the evolution of the C, that C was evolved from the three different languages, ALGOL, BCPL and B, and then got standardized by American National Standard Institute in 1989 and got ISO certified in year 1990. Then we discuss about the features and the applications. फीचर्स एंड एप्लीकेशंस के लिए हमने आपको एक निमोनिक बताया था दैट CRPF एंड जेम्स का यूज़ करके आप सारे फीचर्स को लर्न कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के लिए कोड SMS GN का यूज़ करके आप एप्लीकेशंस को लर्न कर सकते हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम. जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट की थी पढ़ना, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था? अल्फ़ाबेट्स से फिर हमने फॉर्म किए थे वर्ड्स से फिर हमने सेंटेंस फॉर्म किए थे, और सेंटेंस के बाद हमने पैराग्राफ फॉर्म करना स्टार्ट किया था. ऐसे ही जब हम सी लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किन कैरेक्टर्स को यूज़ करके हम अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि सी लैंग्वेज में जो हम कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल. मतलब A to Z हम यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम को लिखते टाइम यूज़ कर सकते हैं. फिर इन्हीं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके, जिसको हम कैरेक्टर सेट भी कहते हैं, इसका यूज़ करके हम कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स बनाते हैं. फिर कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स का यूज़ करके हम एक इंस्ट्रक्शन रेडी करते हैं. उस बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारा क्या फॉर्म होता है? प्रोग्राम. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं. द कैरेक्टर सेट रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट द लैंग्वेज यूजेस. उन सारे कैरेक्टर्स के कलेक्शन को हम कैरेक्टर सेट्स बोलते हैं जो कि हम लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं. द कैरेक्टर्स आर यूज टू राइट. अब इन कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम कोड को लिखने में यूज़ करते हैं. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स या फिर कोई अदर सिंबल को फॉर्म करने के लिए हम कैरेक्टर सेट का यूज़ करते हैं. कौन सी कैरेक्टर सेट हैं? अगर हम चार्ट फॉर्म में समझें तो लोअर केस A to Z हम प्रोग्राम में अपने यूज़ कर सकते हैं. अपर केस अल्फ़ाबेट्स A to Z यूज़ कर सकते हैं. डिजिट्स 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स, ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. इनके अलावा कोई भी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करें. अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन सी द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन. सी में प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, और इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, एंड सेकेंड है इंक्लूड हेडर फाइल. इसको समझने के लिए जब हमने फीचर्स आपको एक्सप्लेन किए थे तो हमने बताया था कि सी हैज़ अ रिच लाइब्रेरी. एक पॉइंट था उसमें रिच लाइब्रेरी का, जिसमें क्या बताया था कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उनको बिना उनकी कोडिंग किए. तो उनको इंक्लूड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ ये हमारी एक लाइब्रेरी है. बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. ये हमारी लाइब्रेरी है जिसमें क्या है? बहुत सारी बुक्स हैं. तो जो लाइब्रेरी में डिज़ाइनिंग होती है वो किस अकॉर्डिंग होती है? डिपार्टमेंट वाइज होती है. सपोज़ ये हमारा साइंस का डिपार्टमेंट है तो इसमें सारी साइंस से रिलेटेड बुक्स मिलेंगी. आर्ट का डिपार्टमेंट है तो आर्ट से रिलेटेड बुक्स, कॉमर्स का है तो कॉमर्स से रिलेटेड बुक्स. ऐसे ही हमारे सी के जो लाइब्रेरी होती है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ अभी हम फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं. तो जो हमारे सी के लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? हेडर फाइल्स में. अलग अलग हेडर फाइल अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए बनाई होती है. जैसे इसमें डिपार्टमेंट बना होता है, वैसे इसमें हेडर फाइल्स होती हैं. तो सपोज़ ये हमारी एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio.h, और हमेशा हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारा हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है. तो .h होता है. तो ये पहली हमारी हेडर फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे. यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो कि इस हेडर फाइल में इंक्लूडेड होंगे. फिर दूसरी हमारी फंक्शन हेडर फाइल है जिसका नाम है कोन्यू. इसमें बहुत सारे हमारे फंक्शंस होंगे. मैथ.h है. मैथ में इसमें क्या होंगे? कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होंगे. तो ऐसे ही हमारे जो है हेडर फाइल में अलग अलग टाइप के फंक्शन स्टोर्ड हैं. तो अब अगर हमें इन फंक्शंस को प्रोग्राम में अपने यूज़ करना है, क्योंकि ये फंक्शंस जो हैं, सपोज़ यहाँ पे फंक्शन है प्रिंट एफ, ये ऑलरेडी इसका पूरा कोडिंग इसमें की हुई है, प्री डिफाइंड है ये फंक्शन. इसको डायरेक्ट हम प्रिंट एफ अपने फंक्शन में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट इसका जो भी काम होगा वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारी कौन सी हेडर फाइल में हमारा है? stdio.h. सपोज़ यहाँ पे हमारा है get ch.
ये फंक्शन हमारा इसमें, अगर हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में बताना पड़ेगा कि ये वाली हेडर फाइल हमको इंक्लूड करनी है। तो अब फिर हमारा ये पहला पॉइंट है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो हमारा हैश इंक्लूड तक का, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये हमारी क्या है, हेडर फाइल। तो सबसे पहले क्या किया, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इंक्लूड हेडर फाइल। एक हेडर फाइल का अगर हमने सिर्फ इस हेडर फाइल के फंक्शंस को यूज़ किया तो हमें सिर्फ एक ही यूज़ करनी होगी। अगर हमने इस हेडर फाइल के भी फंक्शंस को यूज़ किया या इसके भी यूज़ किया तो हमें सबको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। हैश इंक्लूड conio.h। वैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में और भी चीज़ें आती हैं पर अभी आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ हम इंक्लूड को लेके चल रहे हैं। तो हैश इंक्लूड ये हमारा हो गया प्री प्रोसेसर हमेशा स्टार्ट होता है हैश से, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और इसमें हमने इंक्लूड कर दिया सपोज फाइल stdio.h। तो हमने इंक्लूड करवा लिया stdio.h। अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो जो मेन कंपाइलेशन हमारा मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगा, पर उससे पहले जो है ये क्या करेगा कंपाइलर कि ये वाली जो हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेगा कि फर्स्ट 2 पॉइंट हमारे हो गए हैश इंक्लूड stdio.h। फिर थर्ड है हमारा ओपन फंक्शन मेन। अब ये हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला फंक्शन हमारे प्रोग्राम का क्या होता है, तो वो होता है हमारा मेन। विदाउट मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन को ओपन कर लिया। मेन फंक्शन जब ओपन करते हैं तो मेन फंक्शन के बाद हम ये करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं और इसी के अंदर सारी प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे सपोज हमने मेन फंक्शन को ओपन किया और ये कर्ली ब्रेसेस में जो कुछ भी अब लिखा जाएगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है असाइन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। अब फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल को असाइन करते हैं। ये वाला पॉइंट जब हम आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे असाइन करते हैं। फिर फिफ्थ है डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब बॉडी ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन में आपको जिस भी अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिखना है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में मेन फंक्शन एंड कर देंगे। मेन फंक्शन एंड करने का मतलब है ये ब्रेसेस को बंद कर देना। तो हमारे 6 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, फिर इंक्लूड करनी है हेडर फाइल, फिर ओपन करना है मेन फंक्शन, फिर असाइन करनी है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, डिफाइन करनी है बॉडी ऑफ द फंक्शन और एंड में फंक्शन को एंड करना है। इन पॉइंट्स को एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। क्या है, हमें प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो लर्नर्स। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें प्रिंट करवाना है हेलो लर्नर्स। सिंपल से प्रोग्राम है, इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है हमारे, ये हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स जो होते हैं इसका प्रोग्राम के कंपाइलेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो हम 2 तरीके से कमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये कमेंट हमारे डॉक्यूमेंटेशन रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं। सपोज़ हमारा प्रोग्राम कोडर ने लिखा है, उसके बाद डिबगर के पास जाएगा तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, क्योंकि एक प्रोग्राम तो होता नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस प्रोग्राम को रीड करना इजी हो इसलिए हम प्रोग्राम में कमेंट्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे कमेंट ऐड किया, अगर आपके पास ये हेडिंग ना होती, क्वेश्चन ना होता, तो आप समझ जाते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया, किसी ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया है। तो अब पहला पॉइंट हो गया हमारा क्या है, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हमने डिफाइन कर लिया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि इसके भी हमने फंक्शन यूज़ किए होंगे, इसके भी किए होंगे, इसलिए हमने 2 हेडर फाइल यूज़ किए हैं। फिर यहाँ पे हमने किया वॉइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। मेन फंक्शन का हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है। यहाँ पे जब डेटा टाइप आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है वॉइड इंट फ्लोट। यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमने यूज़ किया वॉइड मीन्स होता है नल, मतलब ये फंक्शन कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल वॉइड यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। फिर असाइन डेटा टाइप, इस फंक्शन में हमने इस प्रोग्राम में कोई भी डेटा टाइप हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो ये वाला पॉइंट तब आपको हम समझाएंगे जब डेटा टाइप और वेरिएबल को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम में यूज़ नहीं था तो हमने यूज़ नहीं किया। वैसे अगर हमें कोई डेटा टाइप और वेरिएबल का यूज़ होगा तो हमें यहाँ पे ही असाइन करने होंगे, नीचे या ऊपर कहीं नहीं, यहीं पर ही असाइन करने होंगे। जैसे ही मेन फंक्शन हम ओपन करेंगे उसके बाद फिर हमने क्या किया, डिफाइन किया बॉडी। अब बॉडी में हमें क्या करना था, हमें काम था हेलो लर्नर्स को प्रिंट करवाना, तो हमने प्रिंटफ यूज़ कर लिया। प्रिंटफ हमारा stdio.h में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने प्रिंटफ का यूज़ कर लिया। प्रिंटफ में जो कुछ भी लिखा जाता है, प्रिंटफ का क्या काम होता है इस फंक्शन का, कि इसके अंदर डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स में लिखेंगे, ये याद रखिएगा, जो भी डबल कोट्स में लिखा होगा सिर्फ वही चीज़ वो प्रिंट करेगा। फिर हमने गेट सी एच यूज़ किया। गेट सी एच हमारा किस में इंक्लूडेड है, conio.h में। गेट सी एच यहाँ पे क्या करता है, हम यूज़र से एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए हम गेट सी एच यूज़ करते हैं। गेट के हमारा वेरिएबल्स, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके वर्ड्स फॉर्म करते हैं, वैसे ही हम सी प्रोग्रामिंग में
कैरेक्टर सेट्स का यूज़ करके वेरिएबल्स फॉर्म करते हैं। वेरिएबल्स का क्या रोल होता है, वेरिएबल्स को समझने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक ये नंबर है, सपोज़ ये नंबर है, ये अभी नंबर कुछ भी हो सकता है, पर जैसे ही हमने इसके आगे लिख दिया फ़ोन, तो ये कोई भी बता सकता है ये नंबर क्या है। फ़ोन नंबर है देख के कि किससे पता चल गया कि यहाँ से फ़ोन नंबर से। सपोज़ यहाँ पे राज है, राज लिखा है, ये राज कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नेम हो सकता है, पर अगर हमने यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर दिया फादर नेम, मतलब कि ये पता चल रहा है यहाँ से कि ये किसी का फादर का नेम है, तो हमने क्या किया, इसको जो भी हमारा डेटा था उसको क्या कर दिया, एक नेम असाइन कर दिया ताकि इसमें ये हमारा स्टोर हो सके। ये डेटा किस में स्टोर हो गया, फादर नेम में। तो अब हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनसे वेरिएबल इज़ अ नेम यूज टू स्टोर डेटा। कोई भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए हम जो नेम यूज़ करते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। द डेटा कैन बी चेंज एज द प्रोग्राम रन। अब वेरिएबल में जो डेटा होता है वो प्रोग्राम के रनिंग के टाइम पे चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच वेरिएबल इन सी हैज़ अ डेटा टाइप विच डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर सच एज टेक्स्ट और नंबर। हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है जो कि उसको बताता है कि वो किस टाइप का डेटा या नंबर स्टोर कर सकता है। सपोज़ जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये हमारा फ़ोन नंबर था। तो फ़ोन नंबर में क्या होता है, हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप हो गया नंबर्स, मतलब फ़ोन नंबर्स में कभी भी आपने अल्फ़ाबेट्स नहीं देखे होंगे, तो फ़ोन का डेटा टाइप हो गया नंबर। सपोज़ अगर यहाँ पे कोई एड्रेस होता, तो एड्रेस में हम क्या करते हैं, नंबर का भी यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं और स्पेशल सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं, कॉमा स्लैश ये भी यूज़ करते हैं। तो हमारे एड्रेस के लिए क्या हो जाएगा, ये डेटा टाइप हो जाएगा कि डेटा किस टाइप का इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। नेम में है, नेम में हमेशा हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट स्टोर करेंगे। ऐसे ही हमारे सी में भी हर वेरिएबल के लिए एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप्स डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो डेटा टाइप्स क्या बताता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच वेरिएबल टेक्स अप स्पेस इन मेमोरी। हर वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में स्पेस लेता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डेटा टाइप। जिस भी तरह का उसका डेटा का टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये वाला पॉइंट भी आपको जब डेटा टाइप एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल्स टू राइट वेरिएबल नेम। वेरिएबल्स को लिखने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल्स किस तरह के होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ लोअर एंड अपर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल नेम में हम अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज़ करेंगे और कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ होगा। डिजिट्स में हम 0 to 9 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स में अपर और लोअर दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। वेरिएबल जो है हमारा स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट से। अंडरस्कोर कैन बी यूज, अंडरस्कोर को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल। मतलब अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। फिर क्या है हमारा, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और अ रिजर्व वर्ड। मतलब कि जो पहले से हमारे रिजर्व्ड हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी हम पढ़ के आए इंक्लूड, तो इंक्लूड जब हम स्टार्टिंग में यूज़ कर चुके हैं तो अगर हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है और इसका कुछ अपना मीनिंग है। जैसे कि मेन, वॉइड, ये सब चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं, तो ये वर्ड्स को हम यूज़ करके वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ये सारे वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम, इन सारे वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल। ब्लैंक स्पेस मतलब स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। सी स्टैंडर्ड ISO-C डजेंट स्पेसिफाई द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल। अब ISO ने जो इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया था उसमें कोई भी मैक्सिमम लेंथ नहीं बताई कि वेरिएबल हमारा कितना लंबा हो सकता है। बट टिपिकली कंपाइलर्स अलाउ वेरिएबल नेम अप टू 31 कैरेक्टर्स और मोर। 31 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा कुछ कंपाइलर्स जो होते हैं जिनकी लिमिट 31 होती है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है, वेरिएबल नेम विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट केस ट्रीटेड डिफरेंट। ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया था जब केस सेंसिटिव लैंग्वेज बताया था कि सी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो वेरिएबल नेम जो है सेम स्पेलिंग का, सपोज हमने SUM लिखा है और ये SUM लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे क्योंकि सी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो वेरिएबल नेम विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट केसेस, इसमें केसेस डिफरेंट है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये डिफरेंट हो गए, आर ट्रीटेड डिफरेंट, ये डिफरेंट ट्रीटेड होंगे। अब देख लेते हैं वैलिड और इनवैलिड नेम्स। वैलिड नेम हमारे क्या होंगे, आई सिंपल हम ले सकते हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ाबेट से। रैंक ले सकते हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। मैक्स 9, यहाँ पे 9 लिया है, नंबर डिजिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेम है, सपोज हमको लिखना है, वेरिएबल नेम लेना है STU नेम, तो हमने स्पेसिंग की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ किया, अंडरस्कोर, क्योंकि सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है अंडरस्कोर। अब यहाँ पे इनवैलिड नेम देख लेते हैं, ये 1 से कभी भी शुरू नहीं होगा, मतलब किसी भी डिजिट से ये शुरू नहीं होगा, इसलिए ये इनवैलिड है। इंट क्या है हमारा, इंट एक डेटा टाइप है, तो ये ऑलरेडी
रिजर्व्ड है। ये हमारा एट द रेट नेम, एट द रेट क्या है, एक स्पेशल सिंबल है, इसलिए ये वेरिएबल नेम भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। अब हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया कि वेरिएबल में क्या क्या होना चाहिए। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। डिजिट्स हो सकते हैं पर स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए। वो एक कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेम स्पेलिंग डिफरेंट ट्रीट होती है, ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए बीच में। ये सारे पॉइंट्स थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो यूज़ अ वेरिएबल वी मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट बाय स्पेसिफाइंग इट्स टाइप एंड नेम। तो सबसे पहले अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप बताएंगे कि उसका किस टाइप का डेटा है, उसमें हम किस टाइप का डेटा यूज़ कर रहे हैं, और फिर जितने भी वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं वो हम मेंशन कर देंगे। एग्जांपल, इंटीजर क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है, फ्लोट भी डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, ये सब हमारे डेटा टाइप है। और ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि ये डेटा टाइप है, फिर ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं हम कॉमा से सेपरेट करके, और लास्ट में हमेशा क्या होगा, सेमीकोलन होगा। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ये वही सेम पॉइंट है जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि असाइन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। तो हमें कहाँ पे असाइन करना है, मेन फंक्शन के जस्ट बाद। जैसे ही हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया था उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंट ए। जितने भी यूज़ करने हैं सब एक साथ, और लास्ट में हमेशा क्या होगा, सेमीकोलन होगा। लास्ट में हमेशा क्या होगा, हमारा सेमीकोलन होगा। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप और वेरिएबल को असाइन कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का क्या मतलब है कि ये हमारे इंटीजर होंगे। फ्लोट का मतलब है ए और बी हमारे डेसिमल भी हो सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब है कि ये कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। इससे पहले हम एक टर्म समझते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होती। जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो नॉर्मल इंग्लिश में भी कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, जो हमेशा सेम रहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सपोज 1 है तो वो कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो असाइनमेंट पे अब हम क्या करते हैं, असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। वैल्यू कैन बी असाइन टू द वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। जो वैल्यू हम असाइन करते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स पूरा टॉपिक बहुत डीपली हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका यूज़ करके हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो सपोज़ यहाँ पे हमने जब डिक्लेरेशन किया था उसमें क्या किया, यहाँ पे जो एक्स था, ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा x था वो क्या था, इंटीजर था। तो मतलब यहाँ पे x में हमेशा इंटीजर ही वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट फ्लोट में क्या करते हैं, फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं। कहीं कहीं पे हमें डेसिमल अगर वैल्यू यूज़ करनी है तो हमें उसको असाइन करना पड़ेगा फ्लोट। तो फ्लोट में हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ली है 12.5। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब एक कोई कैरेक्टर हम इसमें असाइन कर सकते हैं m में। तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया f। और हमेशा जब कैरेक्टर हम असाइन करते हैं तो एक सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। सिंगल कोट्स के बगैर हम अगर हम असाइन करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी। तो हमारा इंटीजर x हो गया, जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 100। अब ये 100 कहीं पे भी आप प्रोग्राम में यूज़ करोगे 100 ही रहेगा, पर x की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था। x कभी 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर 100 200 तो हमेशा 100 200 ही रहेंगे। पर x की वैल्यू मतलब हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये हमारा वेरिएबल है जो वेरी कर सकता है, और ये कॉन्स्टेंट है जो हर जगह सेम रहेगा। फिर क्या है कि वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो वेरिएबल जहाँ जहाँ पे डिक्लेयर किया था वहीं पे हमने इसको असाइन कर दिया। जैसे इंट एक्स इज इक्वल्स टू 100, फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 12.5, कैरेक्टर एम एफ। तो दो स्टेप में पहले क्या कर रहे थे, हमने इंट x किया था, फिर नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल्स टू 100 किया था। और हमेशा ये एंड सेमी कोलन पे ही होगा, कोई भी सेंटेंस हमारा सेमी कोलन पे एंड होगा। तो हमने या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सबको डिक्लेयर कर दें जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, बाद में असाइन करें, या तो हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमारे दो टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, दीज आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड इन दैट फंक्शन। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उसी के अंदर ही यूज़ होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं हमारे फंक्शन के बाहर यूज़ होते हैं और वो प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने मेन फंक्शन के अंदर
अगर हम मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे होंगे लोकल वेरिएबल इस मेन फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द फंक्शन उस वो इसी फंक्शन में ही यूज़ होंगे, तो हमारे वो होते हैं लोकल वेरिएबल। अगर हम फंक्शन के बाहर सपोज़ हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ वेरिएबल इंट ए इज इक्वल्स टू डिक्लेयर किया है सपोज़, तो ये हमारा ग्लोबल हो जाएगा। यहाँ पे सपोज़ हमने किया है इंट ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लोकल वेरिएबल।